स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया के जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिपेंडेंस के बाद ये माना जाता है कि प्रिजन्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए गए, और उसके बाद जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो इसी के अंदर एक और नया चैप्टर जो है वो ऐड होता है, जो है रेडिकलाइजेशन का। रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, जैसे बेंगलुरु प्रिजन के अंदर न्यूज़ है, तिहाड़ प्रिजन के अंदर जो है वो हमेशा से ये जो है वो न्यूज़ रही है कि किस तरह से जो एक रेडिकलाइजेशन नेटवर्क है वो हमारे प्रिजन्स के अंदर जो है बढ़ता चला जाता है। और उसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर एक और चीज के ऊपर बात की जाएगी, वो ये है कि पूरा टाइमलाइन जो है वो प्रिजन रिफॉर्म्स का क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली चीज आती है वो ये है कि आपके पास जो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दीज प्रिजन रिफॉर्म्स। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है द फैक्टर ऑफ द ओवर क्राउडिंग। जितनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग प्रिजन के अंदर देखी जाती है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सर्वेलेंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओवर क्राउडिंग की बात करें तो तिहाड़ जेल अपने 270% के ऊपर जो है वो अभी है। यानी कि अगर तिहाड़ जेल 100 लोगों को अकोमोडेट कर सकती थी, तो फिलहाल के दौर में वो 270 लोगों को अकोमोडेट करने में मजबूर है। क्यों? क्योंकि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी गिनती इतनी ज्यादा है। और अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज भी 130% का बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे नेशन वाइड जितनी भी जेल्स हैं, जितने भी सुधार घर हैं, वो सभी ओवर क्राउडेड हैं। और ओवर क्राउडेड की जो एक रीजन है वो सिर्फ एक है, दैट इज द अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स की गिनती अपराधियों से ज्यादा होने के कारण यह देखा गया है कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनको जो है वो अगेन अंडर ट्रायल्स के साथ रखा जाता है। यानी कि यूं कह लीजिए कि जो आपके पास हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनके जो इनमेट्स हैं वो अंडर ट्रायल्स बन जाते हैं। जैसा कि आपके पास जो है वो बेंगलुरु की प्रिजन के अंदर भी देखा गया, एंड इट वाज सीन अक्रॉस द 7 अदर स्टेट्स, कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये देखा गया कि जो नासिर थे, दैट वाज द मेंबर ऑफ लश्कर ए तोयबा, उसको जो है वो 20 अंडर ट्रायल्स के साथ रखा गया। और ऑब्वियसली जब आपके पास जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, अभी जो है वो उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, गुनाह कोई सिद्ध नहीं हुआ है, तो अगेन उनके अंदर रेडिकलाइजेशन जो है वो फैलेगा। वो गरीब हैं, वो वनरेबल हैं, और क्योंकि वो गरीब हैं, वो वनरेबल हैं, तो उनके अंदर जब रेडिकलाइजेशन फैलता है या फिर जब इन जैसे लोग जो है वो उनके इनमेट्स बन जाते हैं, तो अगेन रेडिकलाइजेशन जो है वो उनके अंदर फैलेगा। और आपके पास धीरे 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 वो आगे चल के जो है वो और ज्यादा हार्ड क्रिमिनल जो है वो बनते चले जाएंगे। एंड इवेंचुअली अब बात जो है वो यहां तक रुकती नहीं है। ये जो रेडिकलाइजेशन नेटवर्क है, अगेन प्रिजन के अंदर होने वाला जो करप्शन है इसको और ज्यादा उभारता है और ज्यादा बड़ा बनाता है। जैसे ये देखा गया कि कैसे जो है वो हमारे प्रिजन सिस्टम के अंदर 1 करोड़ का मोबाइल स्मगलिंग जो रैकेट था, वो जो है वो आपके पास ये डॉक्टर साहब जो है वो चला रहे थे बेंगलुरु प्रिजन के अंदर। और अगेन ये जो नेटवर्क था, इट वाज ऑब्वियसली कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट, जो कि लश्कर ए तोयबा का था, नासिर। तो बेसिकली जो प्रिजन सेल्स हैं उनके अंदर भी प्रॉपर एक मोबाइल नेटवर्क जो है वो स्थापित होता है, प्रॉपर जो एक आईटी नेटवर्क है वो स्थापित होता है, जहां से ये लोग जो है वो बाहर की दुनिया के साथ पूरी तरह से जो है कनेक्शन बना के रखते हैं। एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस, आपके पास जो एक पूरा का पूरा सेगमेंट है प्रिजन का, वो जो है वो हमें दिखाई देता है कि किस तरह से वो जो है वो रेडिकलाइजेशन की चपेट में आ रहा है। अब ये तो है न्यूज की बात। अब जो हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इशू ऑफ द प्रिजन रिफॉर्म्स। सबसे पहली बात आती है कि प्रिजन रिफॉर्म्स आखिरकार होने क्यों चाहिए। मेजरली 2 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि प्रिजन्स के अंदर ओवर क्राउडिंग है, जो कि हमने देखी। और प्रिजन्स के अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो हैं अंडर ट्रायल्स, दैट आर स्टिल अंडर ट्रायल। ठीक है।
तो आपके पास 75.8% जो है दो इनमेट्स हैं, दे आर स्टिल अंडर ट्रायल, उनका कोई भी जो क्राइम है वो सिद्ध नहीं हुआ है। फिर उसके बाद बात आती है कि ह्यूमन राइट लिटिगेशंस की, चाहे हम जो है वो खातून केस की बात करें, चाहे वो जो है वो आपके पास इन ह्यूमन कंडीशंस इन प्रिजन रिपोर्ट की जो है वो बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये गुहार लगाई है, बार बार ये कहा है कि प्रिजन्स के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही किया जाए, और उसी के साथ साथ जो है वो प्रिजन्स के अंदर जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं उनको कम किया जाए, यानी कि प्रिजन्स के अंदर रिफॉर्म करने की दरकार है, जरूरत है हमें। अब अगर हम प्रिजन रिफॉर्म्स के एवोल्यूशन को देखें, एक टाइमलाइन को देखें, तो वो टाइमलाइन जो है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आती है कि सबसे पहले जो है वो पखवासा कमेटी बनती है। पखवासा कमेटी जो है वो ये कहती है कि जो आपके पास प्रिजन्स के अंदर जो मजदूरी करवाई जाती है उसको जो है वो बेसिकली पेड लेबर की तरह जो है वो यूज किया जाए। और उसी के साथ साथ जो है वो ये कहा जाता है कि जो लॉकअप कल्चर अंग्रेजी सरकार ने शुरू किया था, उस लॉकअप कल्चर को जो है वो बंद किया जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी प्रिजनर को, किसी इनमेट को, कि उसके साथ कोई इनह्यूमन एक्टिविटी जो है वो हो रही है। तो ये जो है वो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद बनी हुई पखवासा कमेटी रिपोर्ट जो है वो कहती है। फिर उसके बाद बात आती है द स्टैंडर्डाइजेशन रिफॉर्म्स या फिर स्टैंडर्डाइजेशन एरा की। ये स्टैंडर्डाइजेशन एरा जो है वो आपके पास 1957 से लेके 60s तक चलती है, जिसके अंदर हम सारे के सारे जो प्रिजन्स के जो मैनुअल्स हैं भारतवर्ष के अंदर जो है उसको जो है वो एक स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके अंदर ये देखा जाता है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रूल्स ऑन हाउसिंग, फूड, या फिर जो प्रिजनर्स का क्लासिफिकेशन है, आपके पास जो है वो पूरी तरह से उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाता है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो है वो एक ही तरह का जो है वो स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो होंगे। फिर उसके बाद बात जो है वो आपके पास आगे चलती है, अगला फेज आता है द ह्यूमनाइजेशन एरा। ह्यूमनाइजेशन एरा के अंदर हम पहले क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में हमने जो है वो लॉकअप कल्चर को खत्म किया था, फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन किया था रूल्स एंड रेगुलेशंस का। फिर उसके बाद जो है अभी जो एरा आता है दैट इज द ह्यूमनाइजेशन एरा, इसके अंदर हम बेसिकली जो उनके मानवीय अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और इस सेगमेंट के अंदर तीन मेजर कमेटीज जो है वो बनती हैं। पहली है मुल्ला कमेटी, देन उसके बाद कृष्णा अय्यर कमेटी, देन उसके बाद जस्टिस रामामूर्ति कमेटी। जो मुल्ला कमेटी है, मुल्ला कमेटी कहती है कि प्रिजन्स, जो सबसे पहली चीज है वो ये कहती है कि प्रिजन्स जो है वो बेसिकली जस्टिस डिलीवरी के लिए है। दे आर बेसिकली टू रिफॉर्म यू, वो पनिशमेंट के लिए नहीं होते हैं। तो प्रिजन्स को सुधार घर जो है वो नाम दिया जाता है कि इसके अंदर जो है वो लोगों को सुधारा जाएगा। ठीक है, सो द प्रिजनर्स और द प्रिजन्स दे आर फॉर द रिफॉर्मेशन, नॉट फॉर द रेट्रीब्यूशन। और इसी के अंदर यह बात की जाती है कि जो आपके पास अंडर ट्रायल्स हैं, अंडर ट्रायल्स को सेपरेट सेक्शन के अंदर रखा जाए, उनको जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं उनके साथ जो है वो ना रखा जाए। और ये जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रिजन सर्विसेज बनाने की जो है वो डिमांड रखती है ऑन द नेम ऑफ द इंडियन प्रिजन एंड द करेक्शनल सर्विसेज, जिसके रिगार्डिंग की एक्ट तो बन चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो सर्विसेज पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुई है, पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो है वो अगली चीज आती है कृष्णा अय्यर कमेटी, जो कि विमेन प्रिजनर्स के ऊपर जो है बनाई जाती है, जो कि ये कहती हैं कि आपके पास जो है वो विमेन के लिए जो जेंडर स्पेसिफिक सर्चेज हैं उनके जो एसओपीज हैं वो अलग बनाए जाएं, और उसी के साथ साथ जो नर्सरी फैसिलिटीज हैं वो विमेन को दी जाएं, और आपके पास जो है वो बेसिकली एक राइट्स की काउंसलिंग जो है वो की जाए, ताकि जो इनमेट्स हैं, खास करके जो विमेन इनमेट्स हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता रहे। फिर उसके बाद आपके पास जो है अगली कमेटी आती है द जस्टिस रामामूर्ति कमेटी। जस्टिस रामामूर्ति कमेटी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि आपके पास जो है वो अगेन स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए कि किस तरह से काम करना है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता था कि जेल का स्टाफ उस वक्त जो है पूरी तरह से ट्रेंड नहीं था। और एक प्रॉपर जो है वो एकेडमिक ट्रेनिंग और एक प्रॉपर जो है वो रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो आपके स्टाफ को जो है वो दी जानी चाहिए। और उसी के साथ साथ इन्होंने कम्युनिटी सर्विसेज के प्रावधान को जो है वो प्रिजन के अंदर ऐड किया, यानी कि आपके पास जो है प्रिजनर्स को यूज किया जा सकता है फॉर द कम्युनिटी सर्विसेज पर्पसेस। ठीक है,
तो आपके पास जो है वो बर्तन मंजवा लिए या फिर कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर काम करवा लिया। इस तरह से काम जो है वो प्रिजनर्स से जो है वो करवाए जा सकते हैं, ताकि ऐसे ना रहे कि आपके पास जो है प्रिजनर्स को बिल्कुल ही हम जो है वो आइसोलेट करके रख दें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे चल के जो है वो आपके पास एक नया एरा आता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि पहले कमेटीज बनती रहती हैं, लेकिन जमीनी पद्धर के ऊपर जमीनी तौर पे जो है वो कोई काम नहीं होता है। अब जो है वो जुडिशरी इंटरवीन करना शुरू कर देती है 78, 79, 80s, 85 तक। और जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो बेसिकली अब तक जो है वो हम देखते हैं कि चलता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनील बत्रा केस, डी के बासु केस, और फिर उसके बाद जो है वो 1382 प्रिजन मैनुअल, जो कि 2016 के अंदर आता है। इसके अंदर बेसिकली जुडिशरी जो है वो बेसिकली सबसे पहली चीज है कि टॉर्चर को आउटलॉ कर देती है, कि प्रिजन के अंदर किसी भी प्रिजनर के ऊपर जो है वो कोई भी जो प्रिजन का स्टाफ है वो टॉर्चर नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो डेथ पेनल्टी है उनकी गाइडलाइंस को और ज्यादा साफ किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। उसी के साथ साथ जो है वो ओपन प्रिजन का जो कंसेप्ट है वो यहां पे दिया जाता है। फिर उसके बाद अगली कमेटी आती है, जिसके ऊपर जो है मौजूदा जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं वो बने हुए हैं, जिसका नाम है जस्टिस अमितावा रॉय कमेटी। अमितावा रॉय कमेटी जो है वो आपके पास पहली बात कहती है कि सुसाइड प्रूफ जो है वो आपके पास बैरक्स बनाए जाएं। उसके बाद आयुष्मान हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रिजन्स के अंदर भी दी जाएं। आपके पास जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो बनाई जाएं, ताकि जो पेटी प्रिजनर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी या तो सजा दी जाए या फिर प्रिजनर से जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। और उसी के साथ साथ जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो कि स्टार्टिंग में मुल्ला कमेटी रिपोर्ट ने भी कहा था, उनको अलग अलग किया जाए। तो इस तरह से आपके पास ये सारी की सारी जो है वो कमेटीज बनी और इन्होंने जो है वो प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की। और अब जो है वो बेसिकली बात आती है कि मौजूदा सरकार जो है वो क्या कर रही है। मौजूदा सरकार चार पहलुओं के ऊपर काम कर रही है। पहला पहलू है कि आपके पास मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अंदर बनाया गया, जिसके अंदर की बेसिकली जो है वो आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट, विमेन ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग, पेरोल के रिगार्डिंग, रीहैब के रिगार्डिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, कैसे जो है वो प्रिजनर्स को हैंडल करना है और किस तरह से जो है वो उनके राइट्स का ध्यान जो है वो आपके पास स्टाफ को रखना है। इन चीजों के ऊपर और इन बातों के ऊपर जो है वो अलग अलग चैप्टर्स लिखे गए, और अभी तक हम इस मैनुअल को 18 स्टेट्स के अंदर लागू कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली हमने जो है वो मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 के अंदर जो है वो पारित किया, और दैट वाज द सक्सेसर टू द 1894 एक्ट। अंग्रेजों के जमाने के एक्ट को हमने जो है वो अब जाके बदला है। और यहां पे बेसिकली अब जो है वो ये कुछ ओपन प्रिजन्स के बारे में जो है वो चीजें बताई गई, और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास कैसे आईसीटी बेस्ड सर्वेलेंस जो है वो प्रिजन्स के अंदर जो है वो होना चाहिए, किन किन जगहों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, कैसे जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं उनको रोकना है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ड्रग ट्रैफिकिंग को कैसे रोकना है, और उसी के साथ साथ जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उसके अधिकारों को किस तरह से जो है वो हम सुरक्षित रख सकते हैं। और एक इंडिपेंडेंट अबर्ट्समैन जो एक बिल्ट इन ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह जो है वो काम कर सके, यानी कि अगर किसी प्रिजनर को कोई आपत्ति है अपने जेलर से या फिर किसी स्टाफ से, वो जो है वो सीधा सीधा उस अबर्ट्समैन के ऊपर, इंडिपेंडेंट जो अबर्ट्समैन है उसके पास जा सकता है और अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकता है। ऐसा जो अबर्ट्समैन है उसके प्रावधान यहाँ पे इस एक्ट के नीचे बनाए गए हैं। लेकिन जो सबसे पहले सर्विसेज बनाने की बात की गई थी वो अभी तक जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन्स। इसके अंदर बेसिकली सरकार कोशिश कर रही है कि एक प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास का जो नेटवर्क है वो बनाया जाए, बॉडी स्कैनर्स का जो नेटवर्क है वो बनाया जाए, और उसके सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास जो है वो सर्विस क्वार्टर्स जो है वो बनाए जाएं, ताकि आपके पास जो है अभी क्या हो रहा था कि जो लोग जेल के अंदर काम करते हैं और आपके पास जो है वो
काफ़ी दूर से आते थे, ठीक है। अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोविजंस दे वर नॉट वेरी साउंड, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन जो ग्रीवियंसेस हैं स्टाफ साइड से और प्रिजनर साइड से, दोनों जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एब्सेंटिज्म जो है वो प्रिजन्स के अंदर भी था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो एक अलग से बात की है ऑफ द स्टाफ क्वार्टर्स, जाके यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो प्रिजन्स का स्टाफ है, उसके लिए जो है वो अलग से कैसे जो है वो क्वार्टर्स बनाए जाएं, ठीक है। तो ये राइट नाउ इट इज अंडर द इंप्लीमेंटेशन, और इसके लिए सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो तकरीबन 950 करोड़ का जो है वो आ चुका है, ठीक है। कई जेल्स के अंदर ये जो अमाउंट है ये अभी भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, और कई जेल्स जो है वो ये कह रही हैं कि अमाउंट जो है वो हमारे लिए जो हमें जो है मिला है वो बहुत कम है, इतने में जो है वो अगेन स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह जो है वो नहीं बन सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। एंड देन उसके बाद हमने टेक्नोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर भी दो इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। पहला है ई प्रिजनर्स। ई प्रिजनर्स के जरिए जो है वो बेसिकली ई प्रिजन्स, इसके जरिए जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल जूम कॉल के ऊपर आप बात करते हो, तो वैसा ही एक इंटरफेस जो है वो यहाँ पे बनाया गया है ऑफ ई मुलाकात्स, ठीक है। तो ऑनलाइन विजिट्स जो है वो अगेन की जा सकती हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है वो ICJS 2.0, ICJS 2.0 जो है वो बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि आपके पास जो है वो बेसिकली जो ट्रायल्स हैं वो बहुत तेजी से रन हो सके, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जिनको बेल्स की ज़रूरत है, या फिर आपके पास जो है जो लोग बेसिकली अंडर ट्रायल्स हैं, उनकी जो है वो अगेन उनको सुविधा रहे। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहां पे फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं, ठीक है। अब बेसिकली इतना सब कुछ हुआ है, इतनी कमेटीज बनी हैं, सरकारों ने जो है वो इतना काम करने की कोशिश की है, और अब हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि जमीनी तौर पे क्या बदलाव है। तो अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो सबसे पहली बात आती है प्रिजन्स की पॉपुलेशन। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रिजन्स की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, वो बढ़ी है। वो 36% से जो है वो बढ़ चुकी है कितने सालों में? पिछले 8 सालों में। 2016 के अंदर यही आंकड़ा जो है वो 4.2 लाख का था, अभी यही आंकड़ा जो है वो 5.73 लाख का है। अगर हम अंडर ट्रायल्स की बात करें तो अगेन अंडर ट्रायल्स का जो शेयर है वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ है। इसलिए जब हम प्रिजन्स की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उनकी बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये आंकड़ा 2016 के अंदर 67% था, 2022 के अंदर यही आंकड़ा जो है वो 75.8% जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है नेशनल ऑक्यूपेंसी की। अगेन ये बड़ी है। अभी जो है वो आपके पास प्रिजन्स दे आर ओवर क्राउडेड। तिहाड़ जो है वो अपने खुद से 2.5 गुना ज्यादा जो है, जो मॉडर्न जो उसकी जो उसकी कैपेसिटी है उससे 2.5 गुना ज्यादा लोग जो है वो अकोमोडेट कर रही है। और यही हाल जो है वो हमारे भारत की बाकी प्रिजन्स का भी है। अभी जो ऑक्यूपेंसी है वो जो है वो 131% के ऊपर है, और ये अंडर ट्रायल्स की गिनती जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा नहीं है कि हम प्रिजन्स को एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर ओपन प्रिजन्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ी चीजें जो है वो हो रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। द रीजन बिहाइंड इट इज कि आपके पास ब्यूरोक्रेटिक लॉग जैम्स बहुत ज्यादा हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल अपैथी बहुत ही ज्यादा है। और फिर उसके बाद बात आती है कि अभी जो है वो मॉडल मैनुअल को किन स्टेट्स ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। 2016 के अंदर ये आंकड़ा 10 स्टेट्स का था, अभी जो है वो 18 स्टेट्स और सब यूटीज ने इस मॉडल मैनुअल को जो है, कौन सा मॉडल मैनुअल, जो कि हमने 2016 वाला कुछ स्लाइड्स पहले जो है वो पढ़ा था, तो उस मॉडल मैनुअल को जो है वो बहुत सारी स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है, 18 प्लस ऑल यूटीज। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास जो है वो जो प्रिजन के अंदर जो डेथ्स होती थी, अगर आंकड़े के 2017 का आंकड़ा और 2022 का जो है वो आंकड़ा आपस में कंपेयर किया जाए तो डेथ्स भी बड़ी है। तो 2017 के आंकड़े के हिसाब से प्रिजन वायलेंस की वजह से 136 लोगों की जान गई थी,
और अगर यही आंकड़ा 2022 के अंदर देखा जाए तो 164 लोगों की जो है वो जान गई है। तो देयर इज अ राइज। तो देयर इज अ डायकोटमी दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। अभी जो है वो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो क्या क्या होनी चाहिए बातें जो कि अभी तक हुई नहीं है। उपेंद्रा बख्शी की अगर बात जो है वो मानी जाए तो अगेन आपके पास जो है वो एक लीगल काउंसिल और लीगल एड जो है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि भारतीय प्रिजन सिस्टम के अंदर जो है बहुत टाइम से इसके रिगार्डिंग पहल चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये पहल का कुछ स्पष्ट जो है वो अभी तक निवारण निवारण जो है वो नहीं हो पाया है। और उसी के साथ साथ जो है जो इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज की जो बात की गई, जो कि मुल्ला कमेटी ने जो है वो अगेन प्रपोज किया था, वो अभी तक जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं दिखाई दी है। फिर उसके बाद एक जो है वो रिस्क एंड नीड रिपोजिटरी का असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि आपके पास एक प्रिजनर को कहां पे रखना है। अगर वो रिस्की प्रिजनर है तो उसको उस बैरक के अंदर रखा जाए जहां पे आपके पास जो है सुसाइड प्रूफ बैरक्स जो है वो बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से प्रिजनर को देखते हुए, उसकी इस मानसिक कंडीशन को देखते हुए उसको जो है वो सेग्रीगेट किया जाए। और उसी के साथ साथ एक जो है वो इंडिपेंडेंट अबर्ट्समैन भी बनाना चाहिए। अगर किसी प्रिजनर को कोई शिकायत है किसी जेल से, किसी जेलर स्टाफ से, तो वो जो है वो अपनी शिकायत अबर्ट्समैन के पास, इंडिपेंडेंट अबर्ट्समैन के पास जो है वो लेके जा सकता है और उसका जो एक ग्रीवियंस रेजोल्यूशन है वो हो सकता है। तो ये जो है वो कुछ चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि लागू हों। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।